जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी यूके में। ऑनलाइन स्टडी यूके में हम बात करने वाले हैं आज 7वें लेक्चर के बारे में। ठीक है, 7वें लेक्चर में हमारा साइंस एमसीक्यू। तो आइए बात करते हैं। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। ठीक है, तो आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा फाउंटेन पेन। ठीक है, जो फाउंटेन पेन होती है, फाउंटेन पेन पहले ज़्यादा चलती थी, तो पहले जो फाउंटेन पेन से लिखते थे ज़्यादातर, तो फाउंटेन पेन किस नियम पर काम करता है? फाउंटेन पेन किस नियम पर काम करता है? गति की क्रिया पर, अपवर्तन की क्रिया पर, केशिका क्रिया पर, परावर्तन की क्रिया पर। तो किस क्रिया पर यह फाउंटेन पेन का नियम, किस नियम पर कार्य करता है ये? ठीक है, तो किस नियम पर कार्य करता है ये करता है केशिका क्रिया पर कार्य करता है। ठीक है, किस पर? कैपिलरी। ठीक है, कैपिलरी जो रूल होता है, केशिका क्रिया, कैपिलरी एक्शन पे यह कार्य करता है। बात करें कैपिलरी केशिका क्रिया पर यह फाउंटेन पेन जो होता है वो कार्य करता है। और केशिका नली की बात करें, केशिका नली क्या होती है? एक ऐसी खोखली नली होती है जिसकी त्रिज्या बहुत ही कम होती है और तथा एक समान हो, जो ठीक है, और एक समान होती है, त्रिज्या बहुत कम होती है। ठीक है, इस टाइप की एक नली होगी बिल्कुल, जिसका जो डाया होगा वो बहुत ही कम होगा और एक समान होगा। ठीक है, एक समान होगा। यही क्या कहलाती है? केश नली कहलाती है। क्या कहलाती है? केशिका नली कहलाती है या केश नली कहलाती है। इसके बाद हम बात करें, केशिका नली में द्रव ऊपर चढ़ने या नीचे उतरने की क्रिया को हम केशिकत्व कहते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे? केशिकत्व बोलेंगे। ठीक है, केशिकत्व। ठीक है, केशिकत्व बोलेंगे हम। अगर द्रव इसमें ऊपर और नीचे चलता है तो क्या होता है? केशिकत्व क्रिया बोलेंगे। और जब यही क्रिया, ठीक है, यही क्रिया किस में होती है? बॉल पेन में होती है। बॉल पेन में जब होती है तो ये किसके कारण होता है? पृष्ठीय तनाव के कारण। ठीक है, याद रखने वाली बात है ये। फिर बॉल पेन में जो होता है पृष्ठीय तनाव के कारण होता है, लेकिन जो फाउंटेन पेन होती है, फाउंटेन पेन जिसमें स्याही चलती है, उसमें कैपिलरी एक्शन होता है, कैपिलरी क्रिया होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, भारतीय मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? भारतीय मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? तो भारतीय मिसाइल मैन डॉक्टर होमी आगिर भाभा, डॉक्टर चिदम्बरम, डॉक्टर यूएसआर राव, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, तो किसे कहा जाता है? आप सभी को पता होगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो भारत में जो मिसाइल मैन कहा जाता है उसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। ठीक है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है मिसाइल मैन। ठीक है, ये हमारे 11वें राष्ट्रपति थे। ठीक है, इन्होंने क्या करा था? बैलिस्टिक मिसाइल और प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी के विकास कार्यों के लिए भारत में मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है इन्हें। ठीक है, इन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल और प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी को एक नया आयाम दिया था। ठीक है, तो नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप, जो ब्लड प्रेशर होता है, वह कितना होता है? एक स्वस्थ मनुष्य का जो ब्लड प्रेशर होता है, रक्तचाप होता है, कितना होता है? 90/60, 120/80, 200/130, 140/160। ठीक है, तो ये कितना होता है? ये होता है स्वस्थ मनुष्य में 120/80 होता है। ठीक है, एक स्वस्थ मनुष्य का ब्लड प्रेशर ठीक है, 120/80 होता है। जो उच्च रक्तचाप की अवस्था, जो अब बात करें हम उच्च, अगर हाई ब्लड प्रेशर होगा, हाई ब्लड प्रेशर को क्या बोलेंगे? हाइपरटेंशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपरटेंशन कहते हैं। अगर पूछता है निम्न रक्तचाप की अवस्था, लो ब्लड प्रेशर को क्या बोलते हैं? तो हाइपोटेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपोटेंशन। और रक्तचाप को मापने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं? रक्तचाप मापी या स्फाइग्नोमीटर कहते हैं। ठीक है, स्फाइग्नोमैनोमीटर कहते हैं इसे। ठीक है, रक्तचाप मापी, इसको ब्लड प्रेशर मापने को। ठीक है, 120 से अब /80 होता है। और अगर उच्च रक्तचाप की अवस्था आती है तो हाइपरटेंशन, निम्न लो ब्लड प्रेशर को हाइपोटेंशन, रक्तचाप मापने का रक्तचाप मापी या स्फाइग्नोमैनोमीटर कहलाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर
4। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो महाद्वीपीय जो महाद्वीप जहां मानव से संबंधित जीवाश्म सबसे अधिक मिले हैं वह कौन सा महाद्वीप है जहां मानव से संबंधित जीवाश्म सबसे अधिक मिले हैं? कहाँ मिले हैं? यूरोप में, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, अमेरिका महाद्वीप और एशिया महाद्वीप। ठीक है, तो इनमें से किस में मिला है? तो इसमें अफ्रीका जो महाद्वीप है, ठीक है, अफ्रीका जो महाद्वीप है हमारा, तो इसमें सबसे ज़्यादा जीवाश्म यहाँ पे मिले हैं। ठीक है, जीवाश्म यहाँ पे मिले हैं अफ्रीका महाद्वीप में। जीवाश्म विज्ञान को क्या बोलते हैं? पैलेंटोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? जीवाश्म विज्ञान को पैलेंटोलॉजी बोलते हैं, जीवाश्म विज्ञान को। किसी भी विलुप्त जंतु या पौधे के किसी समय जीवित होने का जो प्रमाण होता है वो क्या कहलाता है? जीवाश्म कहलाता है। किसी भी विलुप्त जंतु या पौधे के किसी समय जीवित होने का जो प्रमाण होता है, हमें प्रमाण मिलता है अभी वर्तमान में, तो वो क्या बोलता है, क्या कहलाता है? वो जीवाश्म कहलाता है। और जब किसी मृत जीवधारी का शरीर मिट्टी में दब जाता है तब उसके शरीर में नरम भाग गल जाते हैं और कठोर भाग क्या कहते हैं? धीरे धीरे डिकम्पोज होके या होके क्या कहते हैं? करोड़ों वर्षों में पत्थर में बदल जाते हैं। ठीक है, किसमें? पत्थर में बदल जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो कौन से पदार्थ सुपर कंडक्टर यानी कि अतिचालकता होते हैं? अतिचालक होते हैं। ठीक है, सुपर कंडक्टर कौन से चालक पदार्थ होते हैं? जो नंबर ए हो गया उच्च तापमान पर विद्युत का चालन करते हैं। बी हो गया जो विद्युत धारा के प्रवाह को न्यूनतम प्रतिरोधकता प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और जो विद्युत करंट के प्रवाह को उच्च रोधिका देते हैं। इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो कौन से पदार्थ सुपर कंडक्टर होते हैं या अतिचालकता वाले होते हैं? ठीक है, तो अतिचालकता वाले पदार्थ कौन से होते हैं? जो विद्युत के करंट के प्रवाह को न्यूनतम रोधिका देते हैं। क्या देते हैं? जो विद्युत के करंट का जो प्रवाह है उसे क्या कहते हैं? न्यूनतम रोधिका देते हैं। वो क्या कहलाते हैं? अतिचालकता कहलाते हैं, सुपर कंडक्टर। ठीक है, जब किसी मटेरियल को 0 डिग्री तक ठंडा किया जाता है तो उसका प्रतिरोध पूर्णतः शून्य प्रतिरोधकता प्रदर्शित करते हैं और उसके इस गुण को क्या बोलते हैं? अतिचालकता, सुपर कंडक्टिविटी बोला जाता है। ठीक है, और सुपर कंडक्टर की चालकता कितनी होती है? असीमित होती है, इनफाइनाइट। सुपर कंडक्टर की जो चालकता होती है क्या होती है? इनफाइनाइट होती है, असीमित। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो उत्प्लावकता का नियम का प्रतिपादन किसने किया? जो उत्प्लावकता का नियम दिया था वो किसने दिया था? ठीक है, तो उत्प्लावकता का नियम दिया था न्यूटन ने, आर्किमिडीज ने, गैलीलियो गैलीली ने और नन ऑफ दीज। ठीक है, तो उत्प्लावकता का जो नियम दिया था वो दिया था हमें आर्किमिडीज ने। ठीक है, आर्किमिडीज ने हमें क्या दिया था? उत्प्लावकता का सिद्धांत दिया था। ठीक है, उत्प्लावकता का सिद्धांत, उत्प्लावकता का नियम हमें आर्किमिडीज ने दिया था। अब बात करें किसी तरल माध्यम में आंशिक या पूर्णतः डूबी हुई वस्तु पर लगने वाला जो उत्प्लावक बल होता है उस वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है। ठीक है, अर्थात E बराबर क्या हुआ? E बराबर mg या बराबर रो एफ जी वी हो गया। ठीक है, रो एफ जी वी हो गया। तो जहां ई हमारा उत्प्लावक बल यानी कि उत्प्लावक बल बराबर रो द्रव का घनत्व हो गया और गुणा उसके बाद जी हमारा गुरुत्वजनित त्वरण हो गया स्मॉल जी, और वी हमारा वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव का आयतन। तो हम कह सकते हैं कि इक्वल टू एम जी इक्वल टू रो एफ जी वी। तो किसी तरल के माध्यम में आंशिक या पूर्णतः डूबी हुई वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल उस वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है, mg के बराबर होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो किस ब्लड टेस्ट से थैलीसेमिया वाहक का पता लगाया जाता है? तो थैलीसेमिया, कौन से ब्लड टेस्ट से थैलीसेमिया वाहक का पता लगाया जाता है?
रेक्टिकुलाइटस जो रेक्टिकुलाइटस काउंट और प्रीमेनेंटल टेस्टिंग, कंप्लीट ब्लड काउंट जो सीबीसी होता है, कंप्लीट ब्लड काउंट, उपरोक्त सभी। ठीक है, किससे? ब्लड टेस्ट से थैलीसीमिया वाहक का पता लगाया जाता है। तो उपयुक्त सभी से लगाया जाता है थैलीसीमिया वाहक का पता। थैलीसीमिया एक अनुवांशिक रक्त विकार होता है। ठीक है, एक आनुवांशिक रक्त विकार होता है थैलीसीमिया, जिसके कारण इस बीमारी के पीड़ित लोग हीमोग्लोबिन बनाने में सक्षम नहीं होते हैं पाते हैं और जो सक्षम नहीं हो पाते हैं और एनीमिया, थकान आदि के शिकार भी हो जाते हैं। थैलीसीमिया का यह मुख्य कारण रक्त दोष होता है। ठीक है, क्या होता है? इसका मुख्य कारण थैलीसीमिया का रक्त दोष ही होता है। और एलाइज टेस्ट या एलिसा टेस्ट किसके लिए होता है? एड्स के लिए होता है, जीका वायरस, हेपेटाइटिस, रोटावायरस के लिए होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो तेज प्रकाश में पुतली, जो पुपिल होती है आँख की, का आकार कैसे हो जाता है? ठीक है, तो तेज प्रकाश में आँख की जो पुपिल होती है, पुतली होती है, उसका आकार कैसा हो जाता है? बड़ा, छोटा, कोई परिवर्तन नहीं होता है, इनमें से कोई नहीं। अगर तेज प्रकाश कहीं हम रोड में चल रहे हैं और अचानक रात को गाड़ी आ जाती है और मुंह में लग जाती है, तो हमारे क्या होती हैं? आंखें बंद हो जाती हैं। ठीक है, आंखें बंद हो जाती हैं तो क्या होता है? पुतली छोटी हो जाती है। तो क्या होगा? पुतली छोटी हो जाती है तेज प्रकाश में। ठीक है, तेज प्रकाश में पुतली छोटी हो जाती है। और क्या होता है? अंधकार में यह आंख के लेंस को स्वतः बड़ा कर देता है और अधिक प्रकाश में यह लेंस को सिकोड़ने का कार्य करती है। ठीक है, अगर हम रात में चल रहे हैं जहां प्रकाश नहीं है तो आंखें बिल्कुल खुली रहती हैं, आंख की पुतलियां, तो यही कारण है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन दोनों के गठन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ठीक है, तो हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन के दोनों के गठन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ठीक है, तो ए है ऑप्शन विटामिन है। ठीक है, विटामिन ए हो गया, विटामिन ए, आयरन और विटामिन B12 और नन ऑफ दीज। ठीक है, विटामिन ए, बी हो गया आयरन, सी हो गया विटामिन B12 और आयरन, नन ऑफ दीज हो गया। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन दोनों के गठन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? आयरन की आवश्यकता होती है। ठीक है, किसकी होती है? आयरन की आवश्यकता होती है। हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन दोनों के लिए आयरन की आवश्यकता होती है। हीमोग्लोबिन की बात करें तो Hb। ठीक है, हीमोग्लोबिन हो गया, एक प्रोटीन होता है हीमोग्लोबिन। ठीक है, क्या होता है? प्रोटीन होता है जो लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है, जो आपके शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है। क्या करता है? ऑक्सीजन पहुंचाता है और रक्त को अपना लाल रंग देता है। ठीक है, वो क्या है? हीमोग्लोबिन। तो क्वेश्चन आता है कि लाल रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है? तो ये भी क्या है? हीमोग्लोबिन के ही कारण होता है। ठीक है, अब मायोग्लोबिन की बात करें तो मायोग्लोबिन का कार्य क्या है कि मांसपेशियों के ऊतकों में पाए जाने वाला ऑक्सीजन लौह का बाध्यकारी प्रोटीन होता है ये। ठीक है, लौह का बाध्यकारी प्रोटीन होता है। और हीमोग्लोबिन क्या होता है? एक प्रोटीन होता है जो लाल रक्त कणिकाएं या कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो प्रकाश के किस रंगों का पौधे द्वारा तीव्रता से अवशोषण किया जाता है? ठीक है, पौधों के किस रंगों का, पौधों के जो प्रकाश के किस रंगों का पौधों द्वारा तीव्रता से अवशोषण किया जाता है? नीला और लाल, पीला और बैगनी, बैगनी और नारंगी और नन ऑफ दीज। ठीक है, तो किसका होता है? प्रकाश के किस रंगों का पौधों के द्वारा, ठीक है, पौधों के द्वारा प्रकाश के किस रंगों का तीव्रता से अवशोषण किया जाता है? तो किन रंगों का किया जाता है? नीला और लाल जो रंग होते हैं, नीला और लाल जो रंग होते हैं, उनका अवशोषण पौधों के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? पौधों के द्वारा तीव्रता से किया जाता है, तीव्रता से। ठीक है, तीव्रता से किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर
11। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो निम्न में से मार्स गैस कौन सी है? मार्स गैस कौन सी है? CH4, H2SO4, CO2, C2H6। ठीक है, तो मार्स गैस की बात करें तो मार्स गैस कौन सी है? ये है CH4 को हम क्या बोलेंगे? मार्स गैस बोलेंगे। CH4 को क्या बोलेंगे हम? मार्स गैस बोलेंगे। यह क्या होती है? वर्ण रहित होती है, गंध रहित गैस होती है और स्वाद रहित गैस होती है। मार्स गैस कैसी होती है? वर्ण रहित होती है, गंध रहित होती है और स्वाद रहित गैस होती है। ठीक है, कोयले के उत्पादों और वानस्पतिक पदार्थों के वानस्पतिक किण्वन से निकली जो गैस होती है, यह पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जिसमें दलदली भूमि से निकली गैस है और उपस्थित होने के कारण इसे क्या कहते हैं? मार्स, या इसे बोलते हैं पंख गैस भी बोलते हैं। ठीक है, पंख गैस भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? मार्स गैस, पंख गैस या CH4। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा एनर्जी कहाँ से मिलती है? जो स्वचालित कलाई घड़ियाँ होती हैं उसमें एनर्जी कहाँ से मिलती है? हमारे हाथ के विभिन्न संचालन से, बैटरी से, द्रव लिक्विड क्रिस्टल से, इनमें से कोई नहीं। तो स्वचालित जो कलाई घड़ियाँ होती हैं उनमें ऊर्जा कहाँ से मिलती है? हमारे हाथ के विभिन्न संचालन से मिलती है। ठीक है, जब हमारे हाथ के विभिन्न संचालन से मिलती है उसमें कलाई घड़ियों के हाथ में जो एनर्जी होती है, इसमें एक फ्लाईव्हील होता है। क्या होता है? फ्लाईव्हील होता है जो हाथ के हिलने से घूमता है और एनर्जी स्प्रिंग में इकट्ठा होती रहती है। ठीक है, हाथ से निकाल कर देखें तो कुछ घंटे बाद यह क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। क्या हो जाती है? बंद हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो निरंतर कोणीय वेग, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, निरंतर कोणीय वेग के साथ चलते समय किसी पिंड का कोणीय त्वरण क्या होगा? कोणीय वेग के बराबर होगा, निर्धारित नहीं किया जा सकता, 0 होगा, 1 होगा। ठीक है, तो क्या होगा? निरंतर कोणीय वेग, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ चलते समय किसी पिंड का कोणीय त्वरण कितना होगा? क्या होगा? 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, 0 होगा। जब कोई वस्तु घूर्णन गति करती है तो गति होने के कारण उसमें क्या होता है? कोणीय विस्थापन उत्पन्न होता है। जब कोई वस्तु घूर्णन गति करती है तो गति होने के कारण क्या होता है? उसमें कोणीय विस्थापन उत्पन्न होता है। वस्तु में समय के साथ कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर को उस वस्तु का कोणीय वेग हम कहते हैं। ठीक है, तो वस्तु में अगर हम समय के साथ कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर को हम कोणीय वेग कहेंगे तो W बराबर हमारा क्या होगा? ओमेगा बराबर ये होगा, ओमेगा बराबर थीटा अपॉन टी हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? थीटा अपॉन टी। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है निम्नलिखित में से कौन कार्बोहाइड्रेट्स का उदाहरण नहीं है? कार्बोहाइड्रेट्स का उदाहरण कौन सा नहीं है? माल्टोज, फ्रुक्टोज, ग्लाइकोजन, ग्लाइसिन। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स का उदाहरण नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कार्बोहाइड्रेट्स का उदाहरण नहीं है तो ये है ग्लाइकोसिन है, जो ग्लाइसिन है। ग्लाइसिन हमारा कार्बोहाइड्रेट्स का उदाहरण नहीं है। एक कार्बोहाइड्रेट्स एक बायो मॉलिक्यूल है। ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है वह क्या होता है? एक बायो मॉलिक्यूल है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परमाणु होते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन की बात करें तो ऑक्सीजन परमाणु का अनुपात, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का परमाणु का अनुपात कितना है? 2:1 है। कितना है? 2:1 है। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हे फीवर, जो एक हे फीवर होता है, हे फीवर हवा में किसकी उपस्थिति के कारण होता है? हे फीवर हवा में किसकी उपस्थिति के कारण होता है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, धूल यानी कि डस्ट, धूम्रपान स्मोक के कारण, पराग यानी कि पोलन के कारण, और नमी हो गया मॉइस्चर के कारण। तो जो हे फीवर होता है हवा में किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ये होता है
पराग की उपस्थिति के कारण होता है, पोलन की उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है, किसकी उपस्थिति के कारण होता है? पोलन की उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है, बात करें एक पोलन के बारे में बात करें तो एक बुखार है जो एक हे फीवर की बात करें तो हे फीवर की बात करें तो हे फीवर क्या है? हे फीवर एक बुखार है जो एलर्जी के कारण होता है। किसके कारण? एलर्जी के कारण हे फीवर की दिक्कत पेड़ और झाड़ियों के कारण होती है। अब कैसे होती है? दरअसल क्या होता है, आजकल जैसे आजकल ही जो मौसम चल रहा है बसंत का मौसम, गर्मी और पतझड़ के मौसम में चलने वाली हवाएं कुछ ऐसे कण छोड़ती हैं जो सांस लेने के दौरान क्या करती हैं? हमारे नाक और गले में पहुंच जाती हैं। इसके बाद इन कणों के हमारे शरीर में को एलर्जी की शिकायत होती है और इस एलर्जी को ही फीवर या एलर्जिक राइनाइटिस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किस नाम से? हे फीवर या एलर्जिक राइनाइटिस के नाम से जाना जाता है। जहाँ ये समस्या कहाँ आती है? जहाँ ज़्यादातर पेड़ पौधे होते हैं, जैसे देवदार के पेड़ नज़दीक जहाँ पे होंगे, ठीक है, जिस शहर में देवदार के पेड़ नज़दीक होंगे तो वहाँ से क्या होता है, एक उनमें देवदार से पीला पीला एक वो निकलता है पराग, ठीक है, पोलन, तो वो उड़ के आता है हवा के साथ और मनुष्य के शरीर और नाक में चला जाता है, गले में, नाक में, तो काफ़ी जुकाम वगैरह लग जाता है, एलर्जी हो जाती है, बुखार आ जाता है। उसे हम क्या बोलेंगे? हे फीवर बोलेंगे जिसे, या एलर्जिक राइनाइटिस बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, हम समुद्री जल का पीएच क्यों मापते हैं? समुद्री जल का पीएच हम क्यों मापते हैं? तो यह किण्वन में मदद करता है, यह जंग के संबंधित रिसर्च में मदद करता है, यह कृषि से संबंधित गतिविधियों में मदद करता है, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो यह किसके लिए हम पीएच इसका समुद्री जल का मापते हैं? तो हम ये जंग को क्या करता है, जंग से संबंधित रिसर्च के लिए हम इसके यूज करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? जंग से संबंधित के लिए यूज करते हैं। ठीक है, शेयर जरूर कर दें वीडियो को अगर अच्छी लग रही है तो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो कुत्ते के काटने से होने वाले रेबीज रोग के टीके का विकास किसने किया था? ठीक है, तो कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? रेबीज होता है। अब रेबीज के रोग का तो टीका बनाया था, किसने बनाया था? रॉबर्ट हसल ने, रॉबर्ट कोच ने, लुई पास्चर ने और लेवरन ने। ठीक है, तो किसने बनाया था? ये बनाया था लुई पास्चर ने, लुई पास्चर ने बनाया था। ठीक है, लुई पास्चर ने क्या बनाया था? रेबीज रोग का टीका बनाया था लुई पास्चर ने। ठीक है, रेबीज रोग का। अब रेबीज यूज्ड टू बी नोन एज हाइड्रोफोबिया, क्या बोलते हैं? हाइड्रोफोबिया बोलते हैं। ठीक है, हाइड्रोफोबिया, इससे काटने वाले को रोग क्या होता है? वो हाइड्रोफोबिया होता है। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल आमाशय में आमाशय रस में रहता है? कौन सा अम्ल आमाशय रस में रहता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, कौन सा अम्ल रहता है आमाशय में? अम्ल कौन सा रहता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है, HCl जो होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आमाशय में रहता है और यह पेप्सिन एंजाइम को प्रभावी बनाता है। किसको बनाता है? प्रभावी पेप्सिन एंजाइम को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्रभावी बनाता है। और ठीक है, और यह बैक्टीरिया को मारता है। क्या करता है? बैक्टीरिया को मारता है जो भोजन के साथ पेट में प्रवेश कर सकता है। तो इसका क्या कार्य है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो हाइड्रोक्लोरिक बनाता है, ठीक है, और यह बैक्टीरिया को मारता है और भोजन के साथ पेट में चला जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, पोन्स, सेरेबलम और मेंडुला किस मस्तिष्क का हिस्सा है? ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पोन्स, सेरेबलम और मेडुला किस मस्तिष्क का हिस्सा है? अग्र मस्तिष्क, फोरब्रेन, मध्य मस्तिष्क, मिड ब्रेन हो गया और पश्चिम मस्तिष्क हो गया और उपरोक्त सभी। तो पोन्स, सेरेबलम और मेडुला किसका है? ये है पश्चिम मस्तिष्क का भाग हैं। किसके हैं? पश्चिम मस्तिष्क के भाग हैं, पिछले मस्तिष्क के भाग हैं ये। ठीक है, अब बात करें मस्तिष्क के बारे में। मस्तिष्क, ठीक है, मस्तिष्क जो दिमाग बोलते हैं हम, दिमाग के बारे में, तो मस्तिष्क के 3 भागों में बांटा गया मस्तिष्क को। मनुष्य के मस्तिष्क को 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। किस किस में?
अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, 3 भागों में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं मस्तिष्क को मनुष्य के। ठीक है, अब बात करें हम अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क के 2 भाग होते हैं, उनमें सेरिब्रम, ठीक है, सेरिब्रम होता है पहला। जो अग्र मस्तिष्क का कौन सा भाग होता है? सेरिब्रम। फिर डाइएनसिफेलॉन, ठीक है, डाइएनसिफेलॉन है। फिर डायनसिफेलॉन के भी 2 भाग होते हैं, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। तो ये अग्र मस्तिष्क के भाग हो गए, हाइपोथैलेमस भी और थैलेमस भी। बात आती है मध्य मस्तिष्क के बारे में। मध्य मस्तिष्क के बारे में बात करें तो कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना जो है मध्य मस्तिष्क का भाग है। इसके बाद सेरिबल पेडंकल जो है, पेडंकल जो सेरिबल पेडंकल होता है वो भी मध्य मस्तिष्क जो मिड ब्रेन का ही हिस्सा है। ठीक है, बात करें पश्चिम मस्तिष्क का, पश्चिम मस्तिष्क का बात करें तो ये है, एक तो सेरिबलम है, ठीक है, सेरिबेलम है और वहाँ सेरिब्रम है। ठीक है, अब यहाँ पश्चिम मस्तिष्क में सेरिब्लेम है, सेरिबेलम है, ठीक है, और मेडुला अल्बागेंटा, ठीक है, ये इंपोर्टेंट है, मेडुला अल्बागेंटा ये इंपोर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो मनुष्य में ब्रीथिंग के में बाहर निकली हुई वायु में कितनी O2 की मात्रा होती है, ऑक्सीजन की मात्रा होती है। मनुष्य में जब सांस लेता है, सांस लेने में कितनी वायु में कितनी प्रतिशत O2 होती है। ठीक है, तो वायु में कितनी प्रतिशत, मनुष्य के सांस लेने में कितनी प्रतिशत O2 बाहर आती है। ठीक है, कितनी आती है? 14%, 16%, 20% और 26%। यह आती है 16% आती है। कितनी आती है? 16% आती है O2। ठीक है, मनुष्य के सांस लेने में। ठीक है, मनुष्य जब सांस लेता है तो 16% O2 बाहर निकलती है। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, आवर्त सारणी में सबसे हल्की धातु कौन सी है? आवर्त सारणी में सबसे हल्की धातु की बात करें, सीजियम, मैग्नीशियम, लिथियम और नन ऑफ दीज। तो हल्की धातु है, सबसे हल्की धातु है लिथियम जो धातु है, लिथियम जो धातु है वो क्या है? सबसे हल्की धातु है। ठीक है, लिथियम धातु सबसे हल्की धातु है। अब सबसे क्रियाशील धातु की बात पूछ देता है जब क्वेश्चन में, तो क्या है? फ्लोरीन है सबसे क्रियाशील धातु सॉरी, जो सबसे क्रियाशील अधातु है वो है फ्लोरीन। इसके बाद सबसे बड़ा तत्व, ठीक है, सबसे बड़े तत्व की बात करें तो यह है सीजियम। सबसे बड़ा तत्व कौन सा है? सीजियम। और आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया था? हेनरी मोजले ने करा था, 1913 में करा था। ठीक है, 1913 में करा था। इसमें 7 आवर्त हैं और 18 ग्रुप हैं। ठीक है, हल्की सबसे हल्की गैस की बात करें तो हीलियम गैस है, और हीलियम गैस है। ठीक है, और गैसों की कुल संख्या कितनी है? 11 है। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी में गैसों की कुल संख्या कितनी है? 11 है। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो श्वेत रक्त कण, व्हाइट ब्लड सेल्स के जीवन काल लगभग कितने दिनों का होता है? व्हाइट ब्लड सेल्स का जीवन काल कितने दिनों का होता है? 2 से 4 दिन, 5 से 6 दिन, 1 से 22 दिन, नन ऑफ दीज। कितना होता है? WBC व्हाइट ब्लड सेल्स का कितना होता है? 2 से 4 दिन का समय होता है इनके जीवन काल। ठीक है, इनका जीवन लाइफ पीरियड कितनी होती है? 2 से 4 दिन की होती है व्हाइट WBC का, 2 से 4 दिन। और हम आरबीसी का तो रेड ब्लड सेल्स की बात करें तो लाल रक्त कण की 100 से 120 दिन होती है इसकी। अगर प्लेटलेट्स की बात करें तो प्लेटलेट्स 3 से 5 दिन होता है। और प्लेटलेट्स कितना होता है? 1.5 लाख से स्वस्थ मनुष्य में 1.5 लाख से 4.5 लाख के बीच में होती है स्वस्थ मनुष्य में। ठीक है, और प्लाज्मा की बात करें, रक्त में जो ब्लड होता है मनुष्य का, उसमें प्लाज्मा कितना होता है? एक द्रव टाइप का होता है, जो ये 55% प्लाज्मा होता पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, जीवों द्वारा किस प्रकार के नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जित किया जाता है? अमोनिया, यूरिक एसिड, यूरिया, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो ये है अमोनिया, यूरिक एसिड, यूरिया और उपरोक्त सभी। जीवों द्वारा किस प्रकार का नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ को उत्सर्जित किया जाता है? तो उपरोक्त सभी है ये। ठीक है, इसमें क्या है? अमोनिया,
और अमोनिया, यूरिक एसिड और यूरिया आदि सभी हैं ये, ठीक है। सर्वाधिक नाइट्रोजन उत्सर्जित कौन सा होता है? मूत्र में होता है, यानी कि यूरिन में होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, किसके कारण शाखाओं से पत्तियां झड़ जाती हैं? ठीक है, पेड़ की शाखाओं से पत्तियां झड़ जाती हैं वायुमंडलीय तापमान में गिरावट से, दैनिक काल के छोटा हो जाने के कारण, कॉर्क के बाहर विलगन परत बन जाने के कारण और अपना जीवन काल पूर्ण करने के कारण पत्तियां झड़ जाती हैं। तो जो कॉर्क होता है, कॉर्क के कारण विलगन की परत बन जाने के कारण क्या होता है? पत्तियां झड़ जाती हैं। कॉग या कॉर्क की बात करें तो वृक्षों के तनु में बाह्य त्वचा, ठीक है, एपिडर्मिस जो होती है बाह्य त्वचा, ये है, ठीक है, बाह्य त्वचा स्थान पर अवस्थित मृत कोशिकाओं के बने ऊतकों का मोटा स्तर होता है। क्या होता है? एक स्थान होता है और इसमें क्या होते हैं? मृत कोशिकाओं के बने ऊतकों का मोटा स्तर होता है यह, ठीक है। और इनके कारण सामान्य हवा और पानी पेड़ के भीतर नहीं जा सकते हैं और प्रायः सभी वृक्षों के काग यानी कि कॉर्क पाया जाता है। तभी क्या होता है? पत्तियां गिर जाती हैं, पत्तियां झड़ जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, जाइलम और फ्लोएम किस ऊतक के प्रकार हैं? जाइलम और फ्लोएम किस ऊतक के प्रकार हैं? सरल ऊतक, जटिल ऊतक, तंत्रिका ऊतक, पादप ऊतक, ठीक है। तो कौन से होते हैं? जाइलम और फ्लोएम किस प्रकार के ऊतक होते हैं? ठीक है, तो क्या होते हैं? ये होते हैं जटिल ऊतक होते हैं, ठीक है, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम जटिल ऊतक होते हैं। अब ऊतकों की बात करें टिश्यूज के बारे में तो समान उत्पत्ति होती है इनकी, संरचना एवं कार्यों वाले, समान उत्पत्ति, संरचना एवं कार्यों वाले कोशिकाओं के समूह को क्या बोलते हैं? टिश्यूज बोलते हैं, ऊतक बोलते हैं। और ऊतक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? बीचट को कहा जाता है, बीचट को ऊतक विज्ञान का जनक कहा जाता है। जटिल ऊतकों की, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज की बात करें तो यदि स्थायी ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं के बने होते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं? जटिल ऊतक कहते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हो गया लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, जो है आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर कमेंट करके हमें जरूर दें, ठीक है। इससे मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था? मार्टिन कूपर, फ़ारेनहाइट और रॉबर्ट वाटसन, एकर्ट और एवं मॉसली ने, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जरूर दें मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर कर दें, एक बार ज़रूर शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड, ठीक है। थैंक यू।